लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था। वो ना, मैं भाभी से नमक लेने के लिए आई थी तो मैंने भाभी को आवाज़ें भी लगाई। और बाकी लोग? सर मैं तो दुकान पे गया हुआ था, दोपहर का खाना खाने आया तो पता चला ये वाकया हो चुका था। और तुम? सर मैं तो सुबह ही कमरे से बाहर निकल गया था। ये मेरी वाइफ है अस्मा, और इस फ्लोर में भाई और भाभी के अलावा कोई नहीं आता। मुझे तो लगता है ये कारनामा शायद भाई ने अंजाम दिया। और आप? मैं तो सोकर ही 12 बजे उठी थी और मैं तो मासी से काम करवा रही थी। भाई साहब के तो फ्लोर का रास्ता ही बिल्कुल अलग है, कब कौन आया कौन गया पता ही नहीं चलता। इंस्पेक्टर साहब, कोई नहीं आता है यहाँ पे। मेरे ऑफिस जाने के बाद यही सब लोग घर में थे। गिरफ्तार कर दें इन सबको, इन्हीं लोगों ने कत्ल किया है। भाई साहब, लगता है आपकी बीवी की मौत ने आपको दीवाना कर दिया है। आप हम पर शक कर रहे हैं? हम सब पर शक? बकवास बंद करो। तुम लोगों ने कहता ये सब कुछ, और क्यों ना करूं शक। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी की सारी जमा पूंजी इस अलमारी में थी, ज्वेलरी, बहुत सारा सामान था, और वो आईफोन जो मैंने गिफ्ट किया था वो भी नहीं मिल रहा है। गिरफ्तार कर ले इसको इंस्पेक्टर साहब। बस बस भाई साहब, रहने दीजिए। हम तो अपने फ्लोर पर थे, आप पता नहीं ऑफिस गए भी थे कि नहीं, हमें तो ये भी नहीं मालूम। और आपको तो जब गुस्सा आता है 1 मिनट नहीं लगता, मारने मरने पर तुल जाते हैं। हम हमें बदनाम कर रहे हैं। क्या आपकी बीवी से आपका झगड़ा हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ये सब लोग सिर्फ इंक्वायरी का रुख मोड़ने के लिए कर रहे हैं। अरे चलते थे ये लोग, उस बस से चलते थे, नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी शादी नहीं होती और मैं मर जाता ना, तो सारी जायदाद इन लोगों को मिलती। घर में कोई मुलाजिम तो काम करता होगा, या कोई मासी तो आती होगी? जी, एक मासी आती है, लेकिन उससे हम दोनों ही काम करवाते हैं। वो तो सुबह 10 बजे सारे घर का काम करके चली गई थी, लेकिन वो ना आज उसने छुट्टी ली है 1 हफ्ते की पंजाब जाने के लिए। लेकिन सर वो तो हम दोनों का ही काम करती है। उस्मा भाभी ने तो कोई भी मासी नहीं रखी। सबकी तलाशी होगी, सबसे तफ्तीश होगी, और जब तक तफ्तीश नहीं हो जाती कोई यहाँ से नहीं जाएगा, समझे आप लोग? ठीक है, हाँ हमारी तलाशी होगी तो फिर इस शख्स की भी तलाशी हो जानी चाहिए। जनूनी शख्स है ये। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई वगैरह सब लालची है। जिस वक्त उस्मा का कत्ल हुआ, मैं तो उस वक्त ऑफिस में था। आप इन लोगों को फौरन गिरफ्तार करें। तो और क्या, जब मर्द को गैरत का बुखार चढ़ता है ना, तो जान लेके ही उतरता है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे भाई साहब से भी तो पूछें कि वो ऑफिस गए थे भी या नहीं। ताई अब्बू गुस्से के बहुत तेज हैं, मोहल्ले में भी सबसे लड़ते रहते हैं। एक दफा तो सब्जी वाले पे हाथ उठा दिया था, खूनम खून कर दिया था उसे। अब उस्मा की ये पहली शादी तो थी नहीं, तलाक याफ्ता औरतें अच्छी कहाँ होती हैं, और उसकी तो पहले शोर से एक बेटी भी है। ये भी तो हो सकता है कि भाई साहब ने उसमें कोई ऐसी वैसी बात देख ली हो तो उन्होंने मर्डर कर दिया। पुलिस मैं लेकर आया। मेरे भाई और भाभी तो इस केस को दबा देना चाहते थे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा मुझ पर शक कर रही है। मुझे तो लगता है कि मेरे भाई और भाभियों ने पुलिस को पैसा खिला दिया है। देखिए जफर साहब, आपके पास अपने भाई और भाभियों के खिलाफ कोई सबूत है या सिर्फ आप बदगुमानी की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी टीम के साथ पूरी जांच पड़ताल कर रही हूँ और हकायक तक पहुँचने की कोशिश भी कर रही हूँ। और जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ताल्लुक है तो उसके मुताबिक तो आपकी वाइफ की डेथ दम घुटने की वजह से हुई थी। गालिबन किसी ने मुंह पे तकिया रख के उनका दम घुटा था। आप मुझे ये बताइए कि आप जो अपने भाई और भाभियों पर शक कर रहे हैं, एक तो सबसे ज्यादा शक किस पर है और ये शक किस वजह से है? मुझे शक नहीं, यकीन है। इस साजिश में वो चारों मुलव्विस हैं। उन चारों ने मिलकर ही मेरी उस्मा को मारा है। अरे उन्हें तो मेरी खुशियां अजीज ही नहीं थी।
वो लोग मुझे गिद्ध की तरह नोच नोच कर खाते रहना चाहते थे। जफर साहब माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? जी जी। आपने इतनी लेट शादी क्यों की है? मुझे कभी शादी के बारे में ख्याल ही नहीं आया, और ना ही कभी मेरे भाइयों और भाभीयों ने सोचा कि मेरी भी शादी होना चाहिए। बल्कि वो लोग तो मेरी शादी की राह में रुकावटें डालते थे। लो बाजी। नजीरा, ये लड़कियां तो बहुत उम्र की हैं। मेरा भाई तो अभी सिर्फ 23 साल का है, और ये क्या उठा के ले आई हो तुम? अरे मैं सलमान के लिए नहीं, बड़े साहब के लिए रिश्ता लाई हूँ। तो तुमसे किसने कहा था कि इनका रिश्ता ढूंढो? कौन सी औरत होगी जो जफर भाई के साथ अपना नसीब खोड़ेगी? गुस्से के वो इतने तेज है ना कि कोई भी औरत 2 दिन उनके साथ गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें किसने कहा था उनके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए? क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? किसने हक दिया मेरी तस्दील करने का? क्या मैं शादी नहीं कर सकता? क्यों मैं अपना घर नहीं बसा सकता? तुम लोग सिर्फ रोड़े अटकाती रहो मेरी शादी के अंदर। अरे भाई साहब, हम तो बस जरा सी एक बात कर रहे थे, आप तो ततैया मिर्च बन जाते हैं। हम लोग तो आपस में मजाक की बात कर रहे थे। मजाक? तुम लोगों का मजाक का रिश्ता है मेरे साथ? मजाक करोगी मेरा? मजाक उड़ाओगी मेरा? भाई साहब वाकई आप तो अक्कड़ मिजाज हो। सारा दिन मैं यहाँ घर का काम करूँ, शाम को घर जाके मैं अपने आराम करने के बजाय भाई साहब के लिए रिश्ते ढूंढते फिर रही हूँ, डंग डंग मारी मारी फिर रही हूँ। अरे मैं कोई पागल की बच्ची हूँ? ना बाबा ना, मुझे कोई लड़की वड़की नहीं देखनी, कोई रिश्ता नहीं देखना। माफ करो भाई, तौबा मेरी। और हाँ, अब मैं यहाँ काम करने भी नहीं आऊंगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुमसे किसने कहा था इनका रिश्ता लाने के लिए? अरे आपके भाई साहब खड़े तो हैं, पूछ लो, इन्होंने तो बोला था। हाँ हाँ जाओ, चली जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे रिश्तों की। मेरा जब दिल चाहेगा, जिससे दिल चाहेगा शादी करके ले आऊंगा। भाई साहब आपने कहा था? हाँ मैंने बोला था। क्यों मैं शादी नहीं कर सकता क्या? हर वक्त उमर कैसे तुम लोग ताने देती रहो मुझे। लेकिन उस्मा का दूसरे डिपार्टमेंट से मेरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया। वो एक तलाक याफ्ता लेकिन बहुत सुलझी हुई, बहुत अच्छी खातून थी। पता नहीं हम दोनों के दरमियान कैसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हालांकि उम्र में वो मुझसे काफी छोटी थी, और उसका सिवाय उसकी बहन के और कोई नहीं था। और फिर एक दिन हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, और जब मैं उसको घर लेकर गया तो घर वालों ने मुझे बहुत डिस्करेज किया। भाई साहब ये किसको उठा के ले आए आप? अरे मैं उठा के नहीं लाया, ये मेरी कुलीग है उस्मा, हमने कोर्ट मैरिज कर ली। मैरिज कर ली? भाई साहब आप तो सुबह अच्छे भले दफ्तर गए थे, अचानक क्या हुआ आपको? ये कहाँ से दुल्हनिया खरीद ली? जुम्मा बाजार से? बाबा मेरे लिए भी गुड्डा ले आते जुम्मा बाजार से। तुम लोगों को तमीज तहजीब छू के नहीं गुजरी। अरे मैं तो समझा था कि मैं ये सरप्राइज दूंगा, तुम लोग खुश हो जाओगे, मगर मैं ये भूल गया था कि तुम सब खुदगर्ज लोग हो। भाई साहब आपने इस उम्र में हरकत ही ऐसी की है तो मजाक तो बनेगा ना। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, ये क्या ड्रामा किया है? शादी करना कोई मजाक है क्या? और वैसे भी अभी जफर की उम्र ही क्या है, आपसे 2 साल ही तो बड़े होंगे। ओहो, ये तो बोलती भी हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर में रहना है तो चुप ही रहना और शराफत से रहना, वरना तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी। तुम भी मेरी एक बात सुन लो, ये घर अब मेरा है, और अब हम मुफ्त के किराएदार कब तक बर्दाश्त करेंगे, है ना जफर? भाई साहब पूरी दुनिया में आपको यही मिली थी क्या? अभी से इतनी जुबान लड़ा रही है, आपके तो सर पे नाचेगी ये। बदतमीजी तुम लोगों ने पहले शुरू करी थी। चलो उस्मा, कोई जरूरत नहीं इन लोगों के मुंह लगने की। वो मेरे सर में जरा दर्द हो रहा है, प्लीज 2 कप चाय तो भिजवा दीजिएगा अंदर। देखिए जफर साहब, आपकी सारी बात मैंने सुन ली है, लेकिन आपका भी एक तरफा बयान है, शक तो आप पर भी किया जा सकता है। मेरी टीम अभी इंक्वायरी कर रही है और इस पूरे केस की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि मकतूला के साथ इंसाफ किया जाए। और आपसे गुजारिश ये है कि पुलिस को आपकी ज़रूरत होगी तो वो खुद कॉल करके आपको बुला लेगी, आपको यहाँ आने की जहमत नहीं करनी चाहिए।
एक तहकीक के मुताबिक सन 2013 में पाकिस्तान में खवातीन के कत्ल की वारदातों में 12%, घरेलू तशद्दुद में 65%, खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाक़यात में 82% और खवातीन को आग से जलाने की वारदातों में 148% इजाफा देखने में आया। योर ऑनर, खानदानी झगड़े, रंजिशें और बदगुमानियां अपनी जगह, और वैसे भी अमूमन घरों में इस किस्म के मसाइल औरतों के दरमियान होते रहते हैं, लेकिन इससे कत्ल नहीं होते। लेकिन योर ऑनर, इस केस में कत्ल हुआ है। एक जीती जागती औरत उज़्मा का कत्ल, जिसका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपने शोहर जफर की जायदाद में हिस्सेदार बन गई थी। योर ऑनर, अगर जफर शादी ना करते तो उनके मरने के बाद उनकी तमाम तर जायदाद उनके भाइयों में तकसीम हो जाती। योर ऑनर, मैं मुद्दई जफर को कचहरी में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ ताकि वो अदालत को अपना बयान दे सके। इजाजत। जफर मकसूद हाजिर हो। जफर साहब, आप अदालत को बताएंगे कि अपनी बीवी के कत्ल का इल्जाम आपने अपने भाइयों पर क्यों लगाया? जज साहब, मेरे भाइयों और भाभियों का रवैया उज़्मा के साथ ठीक नहीं था, जिससे मेरा दिल खट्टा हो गया था, और उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि अपने घर की गिफ्ट डीड उज़्मा के नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा। और इस चीज़ का पता मेरे भाइयों को चल गया और उन्होंने उज़्मा के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। जब से वो कमीनी इस घर में आई है, हमें तो भाई साहब भूल ही गए। तौबा तौबा तौबा, ऐसा जोरू का गुलाम तो पहले कभी नहीं देखा। जब बुढ़ापे में शादी होती है ना, तो ऐसा ही होता है। इस बात को हंसी मजाक में मत डालो। ये सोचो, इस घर में एक हिस्सेदार आ गई है। मेरा तो दिल चाहता है उस चुड़ैल के मुंह पे तेजाब फेंक दूं। और पता है, मुझे तो सुनगुन मिली है कि बड़े मियाँ अपनी जिंदगी में ही सब कुछ अपनी बीवी के नाम करने वाले हैं। लो, अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो लुटिया डूब जाएगी, और बड़े मियाँ के मरते ही वो औरत हमें इस घर से निकाल देगी। कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की, कितने गंदे लोग हो तुम लोग, किस मिट्टी के बने हुए हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अच्छा, तो तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? भाई साहब, इस छिपकली से कहें कि अपनी जबान संभाल कर बात करे, वरना मैं झाड़ू से इसका कचूमर निकाल दूंगी। जस्ट शट अप, ओके? यू शट अप। सब सुन लिया है मैंने। अरे तुम लोग मेरे भाई हो, तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया है मैंने। शर्म आती है तुम लोगों को भाई कहते हुए। हजरत अली का कौल है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अगर मुझे अब्बा जान के दिए हुए वादे का पास ना होता ना, तुम सबको अभी घर से निकाल देता। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मिस्टर जफर के बयान क़यास आराइयों और बदगुमानी पर मबनी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला उज़्मा की कनपट्टी के पास चोट का निशान है, और घर से जो परफ्यूम की बोतल बरामद हुई है उस पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। हालांकि उस परफ्यूम की बोतल पर मकतूला उज़्मा के खून के निशानात हैं। या तो कातिल ने वो निशाना साफ कर दिए, और रह जाती बात मेरे क्लाइंट की, तो वो एक ही घर में रहते हैं, तो किसी भी चीज पर किसी भी वक्त उनकी उंगलियों के निशानात मिल सकते हैं। योर ऑनर, एक वाज़ेह सी बात है कि कोई भी डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुआ। उज़्मा उस वक्त फ्लोर में अकेली थी। उन्होंने मजम्मत की तो डकैत ने उन्हें जान से मार दिया। डकैत जितनी भी चीजें उस घर से वहां से लेकर गया, उसमें से कोई भी चीज मेरे क्लाइंट के पास से बरामद नहीं हुई। और फिर दूसरा एक सवाल यह पैदा होता है कि घर में काम करने वाली मासी उस वक्त कहां थी?
वकील साहब, आपने जितने पॉइंट्स उठाए हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन तमाम नुकात को कवर कर चुकी है। और रही बात उस मुलाजमा की, तो योर ऑनर वो मुलाजमा सुबह 10 बजे ग्राउंड फ्लोर पर काम करके एक दूसरे घर में काम करने चली गई और उस घर के मालकान इस बात की गवाही देने को तैयार हैं कि वो मुलाजमा दिन के 1 बजे तक उनके घर काम कर रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल सुबह 11 से 12 के दरमियान हुआ था। हाँ, लेकिन मासी से तफ्तीश तो बनती है ना। वकील साहब, मासी से तफ्तीश बिल्कुल की गई है। योर ऑनर, मैं समझता हूँ कि पुलिस को मेरे क्लाइंट के पीछे वक्त बर्बाद करने की बजाय उस आईफोन को तलाश करना चाहिए। उसके IMEI के नंबर से हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। योर ऑनर, पुलिस कभी भी बगैर किसी सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाती। अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, उसके लिए मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कचहरी में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। जाए वारदात से मकतूला के खून के धब्बे, मुख्तलिफ लोगों की उंगलियां और पैरों के निशानात मिले, जिसको लैब में भिजवा दिए गए। इसके अलावा ये बताइए कि आईफोन के अलावा और भी चीज़ों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। क्या उन चीज़ों में से कोई सामान बरामद हुआ? नामजद मुल्जिमान के पास से कोई चीज़ नहीं मिली। मेरे ख्याल है मकतूला का जेवर बेच दिया गया है। मसला ये है कि जूलर जो जेवर खरीदते हैं उसको पिघला देते हैं और नया जेवर बना लेते हैं। हमारी टीम कुछ मुश्तबा जूलर से तफ्तीश कर रही है। ठीक। अच्छा, आपने मुल्जिमान से बयानात लिए हैं, उन बयानात के बारे में आपकी क्या राय है? मुल्जिमान से बयानात तो घर पे ले लिए गए थे, लेकिन बाकायदा तफ्तीश नहीं हो सकी। मेरी अदालत से गुजारिश है मुल्जिमान की जमानत मनसूख करके उन्हें जिस्मानी रिमांड पे दिया जाए ताकि हम तफ्तीश मुकम्मल कर सकें। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट एक मौसीत और शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। जेल चले जाना उनकी इज्जत और नामूस पर हर्फ आएगा और वैसे भी वो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा चुके हैं। योर ऑनर, इनके क्लाइंट्स को सिर्फ इंटरिम बेल दी गई थी जो कि बिल्कुल भी मेरिट ऑफ द केस को टच नहीं करती थी। योर ऑनर, इनके क्लाइंट्स को कहा गया था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ताउन करें, लेकिन इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के बाद ना तो ये खुद थाने गए पुलिस के बुलाने पर, और पुलिस जब दोबारा इनके घर गई तो इन्होंने कहा कि घर पे कोई भी नहीं है और ये पुलिस से नहीं मिले। योर ऑनर, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे और तफ्तीश इनके कोऑपरेशन के बगैर मुकम्मल नहीं की जा सकती। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपने मुद्दई जफर से खुद तफ्तीश की? मिस्टर जफर भी इस केस में तफ्तीश के दायरे में आते हैं। योर ऑनर, मिस्टर जफर गुस्से के बहुत तेज हैं। 1 मिनट में वो आपे से बाहर हो जाते हैं। मुझे तो शक है कि उस्मा उनके गुस्से की भेंट चढ़ गई है। योर ऑनर, वकील साहब अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए बहुत ही वीक डिफेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। योर ऑनर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भूल रहे हैं कि जफर साहब उस वक्त अपने ऑफिस में थे और इन्हीं के क्लाइंट्स ने उनको ऑफिस फोन किया और उज़्मा के कत्ल की इतला दी। योर ऑनर, मैं मकतूला की छोटी बहन शमसा को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। शमसा साहिबा, आपने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें आपने भी जफर के भाइयों और भाभियों पर शक का इजहार किया है कि वही आपकी बहन के कातिल हैं। अदालत को बताएंगे कि आपको ये शक क्यों है? जज साहब, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि इन्हीं लोगों ने मेरी बहन का कत्ल किया है। एक दिन मैं खुद वहाँ मौजूद थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उज़्मा भाभी, वो मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, अपना कड़ा तो दे दें। अस्मा, वो तुमने परसों मुझसे जो साड़ी ली थी प्लीज़ वो भी मुझे वापस कर देना। मुझे जफर के साथ डिनर पे जाना है कल, तो वो मैं पहनूंगी। साड़ी? कौन सी साड़ी? वही जो तुम अपनी भांजी की मंगनी में पहन के गई थी। तो आपके पास एक ही साड़ी है क्या? कोई दूसरी साड़ी पहन कर चली जाती? जफर ने कहा है कि मैं ब्लू ही साड़ी पहनूं क्योंकि उसमें मैं उनको बहुत अच्छी लगती हूँ। भाई साहब की तो आंखों का पानी ही मर गया था। अल्लाह अल्लाह करने के दिन थे और इसे उठा कर लिया है। उम्र 55 की, दिल 55 का। तो ओल्ड कपल की ये चोचले देख के ना हमें शर्म आने लगी है। कोई हया ही नहीं है कि घर में जवान बच्ची है। मैं तुम जैसी जाहिल औरतों के मुंह नहीं लगना चाहती। मेरी साड़ी दे दो बस। अरे हम तो तेरे मुंह पे थूके भी ना। गीले दांत वाली चाइना मेड। और हाँ, ये जो तूने भाई साहब के आगे हर चीज पे कब्जा कर लिया है ना, तो ये मत सोचना तू अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। और तुम दोनों भी ये मत समझना कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तुम दोनों को मैं इस घर से निकलवा के ही रहूंगी। ओह, तेवर दुरुस्त कर अपने, समझ में आई है? वो समझती क्या हो? हाँ, डाइन कहेंगी। एक तो पूरी जायदाद पे कब्जा करके बैठी हो और ऊपर से हमारे ऊपर ही रौब जमा रही हो। क्या तरीका है ये? तमीज नहीं है तुम्हें? आराम से बात करो और बीच में मत बोलो, समझी? जान की अमान चाहती है ना,
तो अपनी बहन को समझा ले, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी तू इस घर के अंदर। और मैं भी तुम लोगों को तुम्हारे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। आज आने दो जफर को। तुम दोनों को मैंने इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी बदल देना। ताड़ी मत लगा। ये जो तू इस घर में आके बस गई है ना, सेकंड तो मैं निकाल दूंगी। और ये जो तूने अपने चारों तरफ अपनी दुनिया बसा रखी है ना, यूं निकाल के बाहर फेंकूंगी तुझे, समझी? मैं जिससे दुश्मनी करती हूँ ना, उसको आखिर तक पहुँचाती हूँ। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2012 में पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के 7,516 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 5 बरस में ख़वातीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट होने वाले वाक़यात में 12% कमी हुई है, लेकिन हकीकत में इन वाक़यात की तादाद कहीं ज्यादा है जो रिपोर्ट नहीं हो पाते। योर ऑनर, मुझे लगता है कि मकतूला की बहन सास और नंदों के झगड़ों वाले ड्रामे ज्यादा देखती हैं। और योर ऑनर, ये घरेलू झगड़ों का मसला नहीं है, एक कत्ल का मुकदमा है। इस बात से कहां साबित होता है कि मेरे क्लाइंट कातिल हैं? योर ऑनर, इनसे कहें कि खामखा अदालत का वक्त बर्बाद करने की बजाय असल केस पर बात करें। योर ऑनर, असल केस की हकीकत जो अब तक सामने आई है वो ये है कि कत्ल की वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई है। योर ऑनर, अगर वाकई में असली मुजरिम चोरी करने की गर्ज से घर में दाखिल हुआ था तो वो चोरी उस वक्त करता जब उसे मालूम होता कि घर में इस वक्त कोई और नहीं है। योर ऑनर, ये एक सोची समझी कत्ल की वारदात है जो प्लानिंग के बाद की गई है, और इस कत्ल की वारदात से डायरेक्टली जिसको फायदा पहुंचता है वो वकील साहब के क्लाइंट्स ही हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिमान की बेल बिफोर अरेस्ट कैंसिल की जाए और उन्हें पुलिस के हवाले रिमांड पर दिया जाए। नहीं योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई भी ठोस फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है और फिर कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। योर ऑनर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे क्लाइंट तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेंगे। बादी नज़र उज़्मा मर्डर केस में नामजद मुल्जिमान को यकसर बरी-उज़्ज़मा करार नहीं दिया जा सकता। ताहम अदालत इस्तगासा को भी इस बात का पाबंद करती है कि इस केस में ठोस शवाहिद सामने लाए जाएं। इसलिए अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मकतूला का सेल फोन बरामद किया जाए, उसके जरिए जो भी सुराग लगाया जाए उसकी तमाम तर तफ्तीश नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश की जाए। अदालत मुल्जिमान की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त को मुस्तरद करती है, ताहम मुल्जिमान को इस बात का पाबंद किया जाता है कि केस का फैसला आने तक वो शहर से बाहर नहीं जा सकते। इस केस की समाअत 20 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर 20 days। चला दे, बता इनको जो तू मुझे अंदर कमरे में बता रही थी बैठी हुई, बोलना। भाई साहब, आपने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा, अपना करके हमें पराया कर दिया और हमारे खिलाफ थाना कचहरी तक कर दी। बताना, चुप क्यों खड़ी है? जो मुझे सारी बातें अंदर तफसील से बता रही थी, जब बोलने के लिए कहती तो जबान ही नहीं खत्म हो जाती है इसकी। बोल। बड़े साहब, मैं तो पंजाब गई हुई थी जमील की शादी में, कल ही तो वापस आई हूँ मैं। अरे जो असली बात है वो बता। जमील का रोना लेके बैठ गई। तो बड़े साहब, जब मैं आज यहाँ काम करने के लिए आई तो अरे मुंह पे क्यों हाथ रखे है? बोलना। एक बंदा दरवाजे पे खड़ा था, वो मुझसे कहने लगा कि वो उज़्मा भाभी को बुला दो, मैं उनका खालाजाद हूँ। तो मैंने कहा भाई वो तो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है, तो खुद सीढ़ियाँ चढ़ के चला जा। तो बड़े साहब वो मेरे ही सामने यहाँ से ऊपर चला गया था, फिर मैं अपने घर चली गई। वैसे बड़े साहब, भाभी का वो भाई ही कातिल लग रहा है। तू बकवास बंद कर, तुझसे किसी ने पूछा है क्या? भाई साहब, हो सकता है कि
कोई जानने वाला भी हो। हमने तो आपको बहुत समझाया था, तलाक याफ्ता औरतें ठीक नहीं होती। आप पर तो इश्क का भूत सवार था। हो सकता है कोई पुराना शनासा हो और आके उसका गला दबा दिया। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? बंद करो बकवास अपनी। हाँ नजीरा, मुझे हुलिया बता कैसा था उसका। हुलिया गोरा चिट्टा और लहीम शहीम सा था, बिल्ली जैसी आंखें भी थी और ना वो क्या बोलते हैं उसको, वो हल्की हल्की सी उसकी दाढ़ी भी थी उसकी हल्की। अरे नाम तो बता, नाम क्या था उसका? अरे नाम तो बता उसका। अबे बाजी याद तो करने दो, तुम तो मुझे डरा रही हो। खालाजाद एजाज बता रहा था वो नाम, शायद एजाज ही था। अच्छा हो गया, चल जा, जाके अपना काम कर, बातें नहीं खत्म होती, चल जा अब यहाँ से। अभी मालूम करता हूँ। देख लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। हाँ शमसा, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई कज़न या कोई भाई वगैरह यहाँ है? नहीं जफर भाई, हमारा तो कोई भाई या कज़न है ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? मुझे पता चला है कि तुम्हारा कोई भाई या कज़न है, वो यहाँ आया था और उसका हुलिया जो मुझे बताया है वो लंबा चौड़ा सा है, गंजी आँखें हैं, फ्रेंच कट दाढ़ी है और उसका नाम एजाज है। एजाज? एजाज तो उस्मा बाजी के साहब का शौहर का नाम है। तो इसका मतलब ये है कि वो शादी के बाद भी यहाँ उससे मिलने के लिए आता था? बात ये है जफर भाई कि पहले तो एजाज ने उस्मा बाजी की कदर नहीं की, उसे तलाक दे दी। लेकिन उन लोगों की एक बेटी भी है। बाद में एजाज को पछतावा हुआ और वो ये चाहता है कि अब आप उसे तलाक दे दें ताकि वो उससे दोबारा निकाह कर ले। लेकिन आप मेरा यकीन करें। ओह मेरे खुदा, इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ एजाज ने किया है और मैं अपने घर वालों को मुजरिम समझ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब। देखिए बात यह है कि 18 अगस्त की सुबह 12 बजे मैं उस्मा से मिलने ज़रूर गया था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। लेकिन उस्मा को जब आप तलाक दे चुके थे तो फिर अब किस लिए मिलने गए थे उसे? बात यह है कि उस्मा को तलाक देने के बाद मैं बहुत पछताया था। हमारी एक बेटी भी है 8 साल की। बेटी मेरे पास ही है, वो अपनी माँ को भुला नहीं पाई। तो बच्ची का बहाना करके गए थे उसे मिलने? नहीं, ऐसी बात नहीं। असल वजह बताओ, किस लिए गए थे? कत्ल करने गए थे उसे? मैं चाहता था कि उस्मा जफर साहब से तलाक लेके दोबारा मेरी जिंदगी में आ जाए। किसने पता दिया तुम्हें यहाँ पे? क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुमसे मिलने। एजाज देखो प्लीज, तुम्हें बेबी की कसम है, आज के बाद मुझसे कोई ताल्लुक मत रखना और न ही मेरा पीछा करना। मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की इज्जत हूँ। अब मैं उस्मा मेरी बात तो सुनो। अच्छा मेरा नहीं तो बेबी का ही ख्याल कर लो, वो तड़प रही है तुम्हारे लिए। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं अपनी बेटी का? बेबी को तुमने मुझसे खुद छीना है और अब मैं क्या करूं? मैंने किसी से शादी कर ली है, मैं किसी की इज्जत हूँ। बाहर में डालो उस बुड्ढे को, तलाक लो और वापस आ जाओ, हम फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। घटिया इंसान हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे लिए शादी और तलाक एक मजाक है? निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ यहाँ से तुम। इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई खास कन्विंस तो नहीं हुई हूँ इनके बयान से। बहरहाल आप अपनी तफ्तीश पूरी कर लें। हाँ भी बता, क्या थाने जाके बताएगा? एक तहकीक बयान करती है कि सन 2012 में खवातीन के अगवा के 1607, औरतों के कत्ल के 1745, घरेलू तशद्दुद के 989, ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती के 828, औरतों की खुदकुशी के 575, गैरत के नाम पर कत्ल के 432, जिनसी तशद्दुद के 58, तेजाब फेंकने के 83, आग से जलाने के 71 और 1134 केसेस दीगर नौइयत के रजिस्टर हुए। योर ऑनर, कत्ल का ये मुकदमा एक ही खानदान के 4 अफराद को बतौर मुल्ज़िमान नामजद करके शुरू किया गया था।
और योर ऑनर, इन मुल्ज़िमान पर ना तो सिर्फ मुद्दई को शक था बल्कि मकतूला की बहन को भी शक था। योर ऑनर, इस्तग़ासा को जाए वारदात से जो शवाहिद मिले उन शवाहिद में किसी अजनबी की मौजूदगी के आसार नहीं मिले। योर ऑनर, इसके बावजूद इस्तग़ासा और पुलिस ने अपने तफ्तीश के दायरे को वसी किया। उस रोज उज़्मा को मिलने कोई और शख्स भी उसके घर आया था और वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि उज़्मा का साबिक शोहर इजाज था। योर ऑनर, जब मेरी टीम और पुलिस इजाज से उसके घर पूछगछ करने गई तो इजाज ने इस बात का इकरार किया कि वो उज़्मा को मिलने गया था। उसी तफ्तीश के दौरान इजाज ने एक ऐसी नई बात बताई जिससे ये तफ्तीश एक नया रुख इख्तियार कर गई। सर, अगर मुझे उज़्मा की जान लेनी होती तो सर मैं छुप कर जाता। सर, मैं तो शम्सा को बता कर गया था। सर, मैं तो शम्सा को भी साथ ले जाना चाह रहा था ताकि वो अपनी बहन को कन्विंस कर सके, लेकिन सर शम्सा ने कहा कि मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी होने वाली है, वो घर कैसे वापस आएगी। मैं अकेला ही चला गया। सर, मेरी बेटी स्कूल के बाद शम्सा के पास ही रहती है। मैं रात को उसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। सर, जब मैं उज़्मा से मिलने के बाद अपनी बच्ची को पिक करके घर आया तो शम्सा अपने घर पर नहीं थी। सर, मैं झूठ नहीं कह रहा। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। योर ऑनर, इजाज की ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि अगर शम्सा को इस बात का इल्म था कि उस रोज इजाज उज़्मा को मिलने उसके घर गया था तो उसने तफ्तीश के दौरान ये बात पुलिस से क्यों छुपाई। मैं सोच में पड़ गई कि वो क्या राज था जो शम्सा को ये बात छुपाने पर मजबूर कर रहा था। योर ऑनर, अभी मैं ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश ही कर रही थी कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर साहब ने ये इत्तला दी कि उज़्मा के मिसिंग सेल फोन का सुराग लगा लिया गया है। सर, उस सेल फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस उस इंसान तक पहुंच गई जिसने उज़्मा को कत्ल किया था। योर ऑनर, उस इंसान के घर से ना सिर्फ उज़्मा का वो मिसिंग सेल फोन भी बरामद हो गया बल्कि चोरी की हुई बाकी अशिया भी बरामद कर ली गई और तफ्तीश के दौरान उस इंसान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, असली कातिल अदालत के इहाते में भी मौजूद है। योर ऑनर, उस असली कातिल को मैं कमरे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। उज़्मा बाजी की ज़फ़र भाई से दूसरी शादी थी। मेरा ये ख्याल था कि वो ज़फ़र भाई से तलाक लेके एजाज से दोबारा शादी करेंगी। उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं था और मैं सिर्फ उनकी बच्ची की गवर्नेंस बन के रह गई थी। एजाज से तलाक में भी बाजी का ही कसूर था, लेकिन उसके बावजूद एजाज को उज़्मा बाजी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। उन्हें मैं नजर ही नहीं आती थी। मैं उज़्मा को कभी भूल नहीं सकता। वो मेरा पहला प्यार थी और पहला प्यार उम्र के फर्क की तरह होता है जिसे चाह कर भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो आपके काबिल नहीं थी। काश कि उज़्मा की सोच भी तुम्हारे जैसी होती। आप उन्हें भूल जाए ना। क्या आपको मुझ में उज़्मा नजर नहीं आती है? नेवर एवर। तुम बहुत अच्छी हो मगर मेरी बीवी नहीं बन सकती। उज़्मा बाजी शादी करके भी ऐश की जिंदगी गुजार रही थी और मैं उनकी बच्ची को माँ की तरह पाल रही थी। मुझे अपनी बहन से शदीद नफरत हो चुकी थी। क्या एजाज अब भी उज़्मा बाजी के ही पीछे पड़े हुए हैं? मुझे ये बात गवारा नहीं होती थी। मैं एजाज को पसंद करने लगी थी, उनसे मोहब्बत करने लगी थी। क्या वो मुझसे शादी नहीं कर सकते थे? उन्हें मैं नजर नहीं आती थी। गुस्से और हसद ने मुझे पागल कर दिया था। फिर उस दिन एजाज के जाने के बाद मैं उज़्मा के घर गई। तुम यहाँ सुबह सुबह कैसे आ गई? अगर बेबी स्कूल से आ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? आपको क्या, आप तो अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। बेटी की परवाह होती तो उसे साथ रखा होता। बड़े मजे हैं आपके भी। दूसरी शादी भी कर ली और पहले शौहर से भी ताल्लुकात बरकरार हैं। और मैं आपकी बेटी की गवर्नेंस बन के रह गई हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम ये? मेरा पहले ही दिमाग खराब है, प्लीज मेरा दिमाग और मत खराब करो। दिमाग खराब कर दिया मेरा।
एजाज तुमसे मिलने आए थे और तुमने उनकी बात मान ली, फिर कब तलाक लेके दोबारा शादी कर रही है उससे? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मेरा घर बार बात करवाओगी क्या? घर जाओ, मैं तुमसे बात करती हूँ। तुम्हारी बच्ची को माँ बन के मैं पाल रही हूँ। हाँ, उसके दिमाग पे तुम ही तुम सवार हो। उसे तुम्हारे अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तुम पागल हो गई हो, इसी वजह से तुमसे कोई शादी नहीं करता। मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? आज मैं तुम्हें बताती हूँ पागलपन क्या होता है। आपने हवा से क्या हो गया मुझसे? इसकी जेवर ही उतार लेती हूँ। मैंने ये सोच के बाजी का कत्ल कर दिया कि शायद उनके मरने के बाद एजाज मुझे अपना ले। वकला की बहस, पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमा शम्सा के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, लिहाजा ये अदालत मुल्जिमा शम्सा को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है और इस केस में नामजद तमाम दीगर मुल्जिमान को बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।